अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पढ़ा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो क्लास एंजियोस्पर्मा की हम यहाँ पे डिटेल डिस्कशन देखेंगे। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 9 किंगडम प्लांटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, इससे पहले हमने जिम्नोस्पर्म्स की भी कंप्लीट डिस्कशन देख ली थी। तो अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं ये फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। ठीक है, और अगर इनके लिए एक टर्म यूज की जाए, एक कॉमन टर्म यूज की जाए तो वो होती है इंक्लोज्ड सीडेड प्लांट्स। जिस तरह हमारे पास जिम्नोस्पर्म जो थे वो थे नेक्ड सीडेड, इसी तरह ही इनके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है इंक्लोज्ड सीडेड का। ठीक है ना, तो क्योंकि जो इनके सीड्स होते हैं वो इंक्लोज्ड होते हैं फ्रूट्स में। इसका मतलब क्या है, जब हमने इसकी कंप्लीट क्लास को डिस्कस करना है तो हर बात जो सीड फ्रूट ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको डिस्क्राइब कर देनी है इस लेक्चर में। ठीक है, तो जो इंक्लोज्ड सीड का मतलब क्या है कि जो इनके सीड होते हैं, जिस तरह के अब ये हमारे पास है एक स्टिग्मा, ठीक है, स्टाइल, ओवरी। इस ओवरी के अंदर ये था ओव्यूल, और यहाँ पे क्या है, ये ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन बिकम सीड एंड ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन बिकम फ्रूट। तो इस फ्रूट के अंदर इनके सीड प्रेजेंट होते हैं। इनके सीड एज इट इज हवा में नहीं एक्सपोज होते हैं, जिस तरह के जिम्नोस्पर्म के केस में था सीड एक्सपोज थे हवा को, एयर को। ठीक है, तो ये जो ओवरी, ये थी ओवरी जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन गई, फ्रूट, और ये था ओव्यूल जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद बन गया सीड। ठीक है, जिसकी वजह से इनके सीड जो होते हैं वो कवर होते हैं, दे हैव कवर्ड सीड्स। ठीक है, विद फ्रूट्स। ठीक है, फ्रूट के अंदर इंक्लोज सीड्स होते हैं इनके। ठीक है, तो जो टर्म होता है एनजी, एनजी वर्ड जो है, एनजी का मतलब होता है क्लोज, और स्पर्मा का मतलब क्या है, सीडेड। तो वी कैन से दीज आर क्लोज्ड सीडेड प्लांट्स। ठीक है, तो अब ये हमारे पास जो है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी कहाँ से आई। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, ये है स्टिग्मा। मैं दोबारा ड्रा यहाँ पे करती हूँ। ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन के से पहले हम स्टिग्मा है, स्टाइल है, और ओवरी। फर्टिलाइजेशन के बाद इस ओवरी को फ्रूट का नाम दे दिया जाता है। ये अंदर है ओव्यूल, ये था नॉर्मल केस। ठीक है, ओव्यूल क्या है, ओव्यूल इज एक्चुअली मेगास्पोरेंजियम। जब मेगास्पोरेंजियम के ऊपर एक इंटेग्यूमेंट आ जाता है तो उसको हम ओव्यूल का नाम दे देते हैं। अंदर वाला है जो रेड कलर से, ये है मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, जब भी इसके ऊपर क्या आएगा, इंटेग्यूमेंट आएगा, कोई कवर आएगा, तो इस इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम को नाम दे देते हैं हम ओव्यूल का। ठीक है ना, इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम इज कॉल्ड एज दी ओव्यूल। क्लियर। तो होता क्या है, ये ओवरी कहाँ से आई, हमें पता है कि जब हम जिम्नोस्पर्म को देखते थे तो उनके अंदर इस तरह के मेगास्पोरोफिल बनते थे, जिसको हम क्या कहते हैं, फर्टाइल लीव्स। इन मेगास्पोरोफिल के ऊपर प्रोडक्शन होती थी मेगास्पोरेंजियम की, और मेगास्पोरेंजियम जो था उसके ऊपर ऑफ कोर्स इंटेग्यूमेंट था इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म में। यहाँ पे लिख भी देती हूँ, हम जिम्नोस्पर्म के केस की बात कर रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज अगर हम पीछे जाएं टेरिडोफाइट्स में, ठीक है, उसमें स्लेटेला के पास मेगास्पोरोफिल तो था लेकिन मेगास्पोरेंजियम के ऊपर कवर नहीं था, इंटेग्यूमेंट नहीं था। ठीक है, दैट्स वाई कि वो सीड नहीं बनाते। तो ये ऊपर ब्लैक कलर से जो मैंने मार्क किया, ये मेगास्पोरेंजियम का इंटेग्यूमेंट है। और जब भी मेगास्पोरेंजियम के ऊपर इंटेग्यूमेंट होगा तो इसको हम नाम दे देते हैं ओव्यूल। ठीक है, इसको ओव्यूल का नाम देते हैं। तो इस मेगास्पोरोफिल के पास ये ओव्यूल प्रेजेंट है, इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम प्रेजेंट है जिम्नोस्पर्म के केस में, लेकिन ये मेगास्पोरोफिल फोल्ड नहीं हो रहे। इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म होता क्या है कि ये मेगास्पोरोफिल ऐसे बढ़ता बढ़ता है, मैं ब्लू से मार्क करती हूँ दोबारा, फिर ये मेगास्पोरोफिल ऐसे बढ़ता बढ़ता कवरिंग बना लेता है ऊपर की तरफ से।
ठीक है। ये फर्टाइल लीव्स जो होते हैं ये फोल्ड होते हैं और आपस में ज्वाइन करके क्या बना देते हैं, ओवरी बना देते हैं। ठीक है। तो जो हमारे पास मेगास्पोरोफिल है ये ऊपर की तरफ जाता है। इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म इस तरह ऊपर की तरफ बढ़ता बढ़ता है। ठीक है। और इस तरह आपस में ये फ्यूज्ड होता है मेगास्पोरोफिल ऊपर से। ठीक है। और क्या बना देता है दिस मेगास्पोरोफिल, फोल्ड एंड। ये जो फर्टाइल लीव है ये फोल्ड होते हैं, ये आपस में ज्वाइन होते हैं और क्या बना देते हैं, ओवरी बना देते हैं। तो ओवरी इज बेसिकली फॉर्म्ड फ्रॉम दीज फर्टाइल लीव। ठीक है। इन फर्टाइल लीव से बेसिकली ओवरी बनी है। ठीक है। ठीक है। तो इन फर्टाइल लीव से ओवरी जो है ये हम कह सकते हैं वजूद में आई है। ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है जब भी फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ये जो हमारे पास ओवरी है ये क्या बना देती है, ये चेंज हो जाती है फ्रूट में। ठीक है। और जो ओव्यूल होगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद इस ओव्यूल को हम कहते हैं कि क्या बन गया है, सीड बन गया है। ओवरी चेंज टू फ्रूट एंड ओव्यूल बिकम सीड। ऑफ कोर्स अब जो ये सीड है या ओव्यूल है ये ओवरी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है। तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं सीड इज कवर्ड बाय दी दिस फ्रूट बिकॉज आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी बिकम फ्रूट एंड ओव्यूल बिकम सीड। सो सीड ओव्यूल इज कवर्ड बाय ओवरी बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड इज कवर्ड बाय फ्रूट। ठीक है। क्लियर। तो फ्रूट कंटेन्ड सीड, फ्रूट के पास सीड्स होंगे। ठीक है। क्लियर, यहां तक लगी इसकी समझ। तो कितनी स्पीशीज देखने को मिलती हैं एंजियोस्पर्म की, 3,60,000 नॉन स्पीशीज हैं, जिनमें से हम 2,35,000 स्पीशीज जो है प्रेजेंटली मौजूद है, हमारी दस्तरस में है। ठीक है ना। तो एंजियोस्पर्म जो होते हैं ये हेट्रोस्पोरस प्लांट हैं। ऑफ कोर्स हेट्रोस्पोरस हैं तो सीड्स बना रहे हैं ना। ठीक है ना। हेट्रोस्पोरी शो करते हैं, क्यों, किस तरह। ठीक है। अभी हम देखते हैं यहाँ पे हेट्रोस्पोरी का केस देखते हैं कि इनके अंदर दो तरह के स्पोर्स बनते हैं, एक है मेगास्पोर और एक है माइक्रोस्पोर। मेगास्पोर क्या बनाते हैं, फीमेल गेमिटोफाइट, या फिर जिसको हम जिसके अंदर एग बनता है ना वो स्ट्रक्चर ये बनाते हैं। फीमेल गेमिटोफाइट इज स्ट्रक्चर इन विच एग इज प्रेजेंट। ठीक है। और माइक्रोस्पोर क्या है, मेल गेमिटोफाइट, इसके पास क्या होता है, मेल न्यूक्लियस, एनदर नेम है इसका पोलन ग्रेन और पोलन ग्रेन, इसके पास मेल न्यूक्लियस मौजूद है। इनकी डिटेल डिस्कशन में विद डायग्राम आपको इसी लेक्चर में समझाऊंगी। फीमेल के मीटोफाइट को एम्ब्रियो सैक का नाम भी दिया जाता है। क्लियर। अब हम इसके लाइफ साइकिल को ना थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, इसकी डिस्कशन देखते हैं इसके लाइफ साइकिल की। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इस एंजियोस्पर्म के लाइफ साइकिल की। लाइफ साइकिल किस तरह का शो करते हैं एंजियोस्पर्म, तो इनके अंदर जो होती है स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है और गेमिटोफिटिक जनरेशन होती है। स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट। जो स्पोरोफाइट जनरेशन होती है ना वो क्या होती है, डिप्लॉयड होती है। ठीक है ना। अडल्ट प्लांट जो होता है ये डिप्लॉयड होता है, 2N डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फेज हो गई। ठीक है ना। तो स्पोरोफाइट एक डोमिनेंट जनरेशन है इनके अंदर। ठीक है। अडल्ट प्लांट स्पोरोफाइट होगा। जब भी आप किसी प्लांट को सामने से देख रहे हो उसके लीव्स, रूट, स्टेम, ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये डिप्लॉयड है, ये स्पोरोफाइट है। ठीक है ना। और इनके फ्लावर्स भी सारे क्या हैं, स्पोरोफाइट हैं। ठीक है। गेमिटोफाइट कब होगा, जब वो अपने अंदर वो एग प्रोड्यूस करेगा। ठीक है ना। एग प्रोड्यूसिंग रीजन में के अंदर गेमिटोफिटिक सेल्स होंगे। ठीक है। तो मेल गेमिटोफाइट और फीमेल गेमिटोफाइट बनेगा। ठीक है ना। तब होगा वो 1N। ठीक है। अदरवाइज जब भी जो आपको सामने प्लांट नजर आता है ना, ठीक है ना, रूट, स्टेम, लीव्स, ठीक है, एवरी पोर्शन वो क्या है हमारे पास, वो हमारे पास है स्पोरोफिटिक फेस। ठीक है ना। स्पोरोफिटिक फेस होता है। बाकी जो कवर्ड चीज़ें होती हैं उनके अंदर गेमिटोफाइट प्रेजेंट होता है। नेक्ड कोई चीज़ ऐसी नहीं होती जो कि क्या हो, 1N हो, हप्लॉइड हो। ठीक है। एवरीथिंग इज डिप्लॉयड हेयर। ठीक है। तो कौन कौन सी चीज़ें होंगी डिप्लॉयड, रूट भी डिप्लॉयड है प्लांट का, स्टेम भी डिप्लॉयड है, लीव्स भी क्या है, डिप्लॉयड है। ठीक है। और मेच्योरिटी पे जो प्रोड्यूस करते हैं वो होते हैं फ्लावर्स। फ्लावर्स भी क्या है, डिप्लॉयड हैं। ठीक है। फ्लावर्स इज आल्सो डिप्लॉयड। ठीक है। तो क्या होता है, अगर हम फ्लावर को थोड़ा देखें यहाँ पे,
अच्छा, तो यहाँ पे अगर हम फ्लावर की बात करें तो फ्लावर है क्या? फ्लावर इज एक्चुअली पता क्या है, ये शूट ही मॉडिफाइड है। देखो ये हमारे पास क्या है, स्टेम और लीफ के कॉम्बिनेशन को हम शूट कहते हैं। शूट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेम प्लस लीफ। तो फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट टर्म यहाँ पे आपकी बुक में वो यूज करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्टेम प्लस लीफ, लीफ थे यहाँ पे, ठीक है, वो और स्टेम दोनों ने मॉडिफिकेशन की और क्या बन गया वहां पे, फ्लावर बन गया। ठीक है, वहां से उसी तरह ही निकल रहे हैं ना, एक डंडी सी निकल रही है जिस तरह लीफ निकल रहा था। ठीक है, तो एक मॉडिफाइड शूट है, स्टेम से जिस तरह लीफ निकल रहे थे इस तरह ही फ्लावर जो है वो स्टेम और लीफ की अंदर मॉडिफिकेशन हुई है, कुछ इस तरह की कुछ इवोल्यूशन हुई है जिससे फ्लावर बन गए थे। ठीक है, तो फ्लावर के अंदर क्या होता है, इसमें एक पोर्शन है पेडिसल, एक स्ट्रक्चर है पेडिसल। ठीक है, पेडिसल वो स्टाक है जिससे फ्लावर जो है वो स्टेम के साथ अटैच होता है, ब्रांच के साथ अटैच होता है। स्टेम ना कहो आप, मेन ब्रांच कह लो। ठीक है, तो मेन ब्रांच के साथ जिससे अटैच होता है वो जो डंडी होती है उसको हम पेडिसल का नाम देते हैं। ठीक है, पेडिसल के थोड़ा ऊपर एक उभरा हुआ पोर्शन है जिसके ऊपर स्टेमन और कार्पल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है ना, तो वो जिसके ऊपर और फ्लोरल पार्ट्स वहां से निकल रहे हैं उसको हम नाम देते हैं थैलामस और टोरस का नाम देते हैं। वो उभरा हुआ पोर्शन होता है थैलामस और टोरस। ठीक है, तो उस उभरे हुए पोर्शन को हम थैलामस और टोरस का नाम दे देते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या होता है, फ्लोरल लीव्स हैं। फ्लोरल लीव्स क्या है, बेसिकली फ्लोरल लीव्स है सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल। ठीक है, उनको हम फ्लोरल लीव का नाम देते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे कि जो हमारे पास ये स्टेम और लीव्स का ही कम्बिनेशन है बेसिकली, ये फ्लोरल लीव्स जो होते हैं, अगर हम बात करें कि वो थैलामस है जो फ्लोरल लीव्स है, और उसके अलावा स्टेम और कार्पल ये बहुत मॉडिफाइड होते हैं। ठीक है ना, ये पता ही नहीं चलता कि ये लीव से निकले हैं। ठीक है ना, स्टेमन और कार्पल इतने ज़्यादा मॉडिफाइड होते हैं। पेटल और सेपल जो होते हैं थोड़े बहुत लीव्स के साथ इनकी मैचिंग हो रही होती है। ठीक है ना, आप देखते हो थोड़े बहुत पत्तियां ये बनी होती है, जिस तरह लीफ का लेमिना होता है उस तरह का लेमिना लाइक स्ट्रक्चर होता है इनके पास। लेकिन अगर आप कार्पल और स्टेमन को देखोगे तो कभी ये पता नहीं लगा पाओगे कि ये किससे निकले हैं, ये लीफ से निकले हैं, ये स्टेम से निकले हैं। ठीक है, तो थोड़ी हम डिस्कशन यहाँ पे देखते हैं सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल की। यहाँ पे अगर हम देखें सेपल्स को, तो सेपल वो स्ट्रक्चर होता है जो नॉन रिप्रोडक्टिव है। ठीक है, क्लियर, तो सेपल इज ए नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, इसने प्रोटेक्ट करना होता है। जो ये हरे रंग की पत्तियां, जब आप गुलाब का फूल देखते हो रेड कलर की पत्तियों के नीचे हरे रंग की पत्तियां होती हैं, वो सेपल्स हैं। इनका काम होता है, इन्होंने प्रोटेक्ट करना होता है पेटल्स को, कि पेटल्स बहुत ज़्यादा नाजुक होती हैं, उनको प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, कभी कभार इनके पास जब क्लोरोफिल होती है, मतलब ग्रीनी होते हैं जिस तरह के गुलाब के केस में थे, तो इस केस में ये क्या करेंगे, ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके खुराक बनाने में भी जो है वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं। ठीक है, अपना पार्ट जो है वो प्ले कर सकते हैं खुराक बनाने में भी। ठीक है, और कभी कभार क्या होता है, अब एक तो क्लोरोफिल से हो सकते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं पेटल्स को, और कुछ प्लांट्स के अंदर ये सेपल्स कलरफुल भी होंगे, मतलब पेटल्स के नीचे वाला हिस्से, नीचे वाली पत्तियां जो ग्रीन पत्तियां होती हैं, ठीक है, ये भी कलरफुल हो सकती हैं। इसका काम होता है कि ये अट्रैक्ट करती हैं पोलिनेटर्स को। ठीक है, ये हेल्प करती है अट्रैक्ट करने में पोलिनेटर्स को। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास है पेटल्स। तो सेपल के ऊपर जो ये रेड कलर की पत्तियां हैं गुलाब के फूल में जो होती हैं, इनको हम पेटल्स कहते हैं। पंखड़ियां जो होती हैं गुलाब की, इनको हम पेटल्स कहते हैं। ठीक है, पेटल्स का काम क्या है कि ये भी क्या है, ये भी नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, फ्लावर का नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, इसका भी काम क्या होता है कि ये अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स, क्योंकि कलरफुल है ना, इसके पास पिगमेंट्स हैं। ठीक है, कलरफुल पिगमेंट्स हैं। ठीक है, पिगमेंटेड है, कलरफुल पिगमेंट है, और इन पिगमेंट्स का काम क्या है कि इन्होंने अट्रैक्ट करना है इंसेक्ट्स को पोलिनेशन के लिए। फर्टिलाइजेशन के बाद ये पेटल और सेपल दोनों गिर जाती हैं। ठीक है, पेटल और सेपल से दोनों गिर जाना होता है फर्टिलाइजेशन के बाद। इन्होंने इसलिए गिर जाना होता है क्योंकि इनका काम होता है फर्टिलाइजेशन में
किस तरह इसका काम होता है फर्टिलाइजेशन में, क्योंकि इन्होंने अट्रैक्शन करवानी होती है पोलिनेटर्स की। ये पोलिनेटर्स जो होते हैं एक सोर्स होते हैं फर्टिलाइजेशन का, ठीक है ना, क्लियर। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जानी है तो ज़रूरत ही नहीं है इन पेटल्स सेपल्स की, इसी वजह से फर्टिलाइजेशन के बाद ये गिर जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ी सी स्टेमन कार्पल की। स्टेमन कार्पल कौन से स्ट्रक्चर है? तो स्टेमन क्या है? स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। स्टेमन इज बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है। इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, ठीक है। तो स्टेमन के ना दो पार्ट्स हैं, एक है फिलामेंट, ठीक है, और इसके ऊपर लगता है एक एंथर, ठीक है। एंथर जो फिलामेंट है ये एक स्टाक्स ही होती है, ठीक है, जिसके ऊपर एंथर अटैच होता है। एंथर, ठीक है, एंथर इज बेसिकली एंथर एक्ट कर रहा है, एंथर के पास माइक्रोस्पोरेंजिया है जिसके अंदर क्या है, माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना। तो जो ये एंथर है इसके पास क्या है, बेसिकली माइक्रोस्पोरेंजिया है जिसमें माइक्रोस्पोर्स की प्रोडक्शन होनी होती है, ठीक है ना। तो एंथर के पास क्या है, पोलन सैक्स के अंदर माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं बाय मियोसिस। तो थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है, किस तरह इसके अंदर माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होने होते हैं। तो एंथर का अगर आप क्रॉस सेक्शन देखोगे इस एंथर का तो वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। यहाँ से भी कटिंग करवा के ऐसे अंदर को मुड़ा होता है, ठीक है ना, क्लीवेज होती है। तो इसके पास इस तरह होते हैं, ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया, दूसरा माइक्रोस्पोरेंजिया, तीसरा, चौथा। दिस एंथर कंटेन माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं इस एंथर के पास, और जो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रोड्यूस होने हैं हमारे पास, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होने हैं माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। किस तरह माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होने, ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो सेल्स हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होने, दिस माइक्रोस्पोरेंजिया कंटेन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, क्योंकि हमें पता है कि ये सारा स्ट्रक्चर क्या है, डिप्लॉयड मैंने पहले बताया था, ठीक है ना, डिप्लॉयड, ठीक है। अच्छा, ये भी क्या होंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल इज आल्सो डिप्लॉयड, सो दिस माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस, इसने क्या करनी है, रिडक्शन डिवीजन मियोसिस करनी है और क्या बना देने हैं, हप्लॉइड स्पोर। तो इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर मौजूद माइक्रोस्पोर मदर सेल्स ने मियोसिस के अंदर जाके अंदर क्या प्रोड्यूस कर देने हैं, हप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स, ठीक है, माइक्रोस्पोर्स की प्रोडक्शन होनी है अंदर, ठीक है। अब इन माइक्रोस्पोर्स ने नेक्स्ट जो है वो क्या बना देना है हमारे पास, मेल गेमीटोफाइट। तो मेल गेमीटोफाइट जब स्टडी करेंगे तो आपने फिर यहाँ से ही स्टार्ट करना है। हमारे पास अब माइक्रोस्पोर जिस तरह बन गया तो स्पोरोफिटिक फेज की एंडिंग हो गई, डिप्लॉयड फेज की एंडिंग होगी, हप्लॉयड फेज यहाँ से स्टार्ट होती है, वो हम गेमीटोफिटिक जनरेशन में मैं इसकी अब कंप्लीट डिस्कशन यहाँ से स्टार्ट करूंगी माइक्रोस्पोर से, ठीक है ना। तो कब कहाँ तक स्पोरोफिटिक फेज रहनी है, जहाँ तक मियोसिस नहीं हो जाती। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स इज द लास्ट सेल ऑफ द स्पोरोफिटिक फेज, ठीक है। देन व्हेन माइक्रोस्पोर इज फॉर्म्ड ड्यू टू मियोसिस, हप्लॉइड माइक्रोस्पोर इज फॉर्म्ड, देन डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फेज एंड्स, ठीक है। डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फेज की एंडिंग हो जाती है। तो अब हम स्टेमन की भी हमने बात कर ली, एंथर और फिलामेंट से मिलकर बनता है। फिलामेंट वो स्टाक है जिसके ऊपर एंथर अटैच होता है, एंथर के पास क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, ठीक है। ये इसका कटेड एक डाइसेक्शन जो है वो हमने पिक्चर ली है यहाँ पे, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं जो कि डिप्लॉयड होते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होनी है और हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स की प्रोडक्शन होनी है। अब हमने स्टेमन की बात की, अब हम बात करते हैं कार्पल की। तो ये हमारे पास क्या था, ये वाला पोर्शन जो है ये क्या है, कार्पल, ठीक है। तो कार्पल बेसिकली अगर हम कार्पल को देखें मैं यहाँ पे ड्रा करती हूँ, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव कार्पल, ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव
पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर का ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कार्पल के बेसिकली 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। एक है ओवरी, ये ओवरी है, यहां से लेके यहां तक सारा ओवरी। ओवरी के ऊपर जो ट्यूब है इसको स्टाइल कहते हैं, और जो यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर है इसको क्या कहते हैं, स्टिग्मा। ध्यान से देख लो, ये वाला पोर्शन है ओवरी, ये वाला पोर्शन जो ट्यूब है स्टाइल, और उसके ऊपर लगा हुआ है स्टिग्मा। तो हम कह सकते हैं ओवरी इज द बेसल ब्रॉड पार्ट, ठीक है। ये क्या है, ओवरी होती है, ठीक है। तो ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, जो ये मैंने बनाया हुआ है, दिस इज मेगास्पोरेंजिया, इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया। दिस ओवरी कंटेन मेगास्पोरेंजिया, जिसके ऊपर है इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया का एन अदर नेम है ओव्यूल। दिस ओवरी कंटेन ओव्यूल विच इज बेसिकली एन इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया, ठीक है। मेगास्पोरेंजिया क्या होता है, जो मेगास्पोर्स प्रोड्यूस होता है। जब भी मेगास्पोरेंजिया के ऊपर कवरिंग होगी, इंटेग्यूमेंट होगा, तो उसको हम ओव्यूल का नाम दे देते हैं, ठीक है ना। तो अब इस मेगास्पोरेंजिया या फिर ओव्यूल के अंदर कुछ क्या होंगे, डिप्लॉयड सेल्स होंगे, ठीक है। कुछ इसके पास टिश्यूज होंगे, ठीक है, और कुछ होंगे इनर जो है वो टिश्यूज होंगे, ठीक है ना, न्यूक्लियस टिश्यूज होंगे, ठीक है, इनके पास, और या फिर मेगास्पोर मदर सेल्स होंगे, ठीक है। तो जो मैं यहाँ पे ड्रा करती हूँ, ये हमारे पास क्या है, ये ओव्यूल या फिर इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया है, ये इंटेग्यूमेंट है इसका, ठीक है। कलेक्टिवली इसको ओव्यूल का नाम दे देते हैं, मेगास्पोरेंजिया प्लस इंटेग्यूमेंट। इसके अंदर ये क्या है, मेगास्पोर, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या है इसके अंदर, न्यूट्रिटिव टिश्यूज, ठीक है ना, जिसने न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी है। ये भी क्या है, ये भी डिप्लॉयड है, ठीक है। मेगास्पोरेंजिया भी डिप्लॉयड है, इंटेग्यूमेंट भी डिप्लॉयड है, लेकिन इसके अंदर एक सेल होगा जिसको हम नाम देंगे मेगास्पोर मदर सेल का। ये मेगास्पोर मदर सेल क्या होगा, ये भी होगा डिप्लॉयड। इसने जाना है मियोसिस में, इट अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। तो इस मेगास्पोर मदर सेल ने मियोसिस करके 4 हैप्लॉइड, 1 2 3 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स की प्रोडक्शन कर दी। इसमें से 3 कर जाएंगे डीजनरेट, ठीक है, और एक फंक्शनल रहेगा। ये लो जी, ये 3 डीजनरेट के और एक फंक्शनल रहा। क्यों, क्योंकि अंदर खुराक प्रेजेंट है, ठीक है। खुराक बहुत ज्यादा नहीं प्रेजेंट कि चारों के चारों को पाला जा सके। एक को पाला जा सकता है, एक की क्वालिटी को कंट्रोल करके क्वालिटी को बेटर करके पाला जा सकता है। अगर चारों को पालेंगे तो क्वालिटी बहुत घटिया होगी, ठीक है ना। इसीलिए क्या है कि तीनों को डीजनरेट करवा के एक को रख लिया जाता है, ताकि उसकी अच्छे से हिफाजत की जा सके, उसको अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जा सके, उसको अच्छी खुराक पानी हर चीज़ मिले, ठीक है ना। इसकी वजह से तीनों को डीजनरेट कर देना है। तो एक पीछे रह गया इसके अंदर जो है हमारे पास मेगास्पोर, ठीक है, हैप्लॉइड मेगास्पोर, ठीक है। तो अब मेगास्पोर ने क्या बनाना है, इसने बनानी है फीमेल गेमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियो सैक। तो यहाँ पे मैं बनाती हूँ, इसने माइटोसिस करके ये एक मेगास्पोर ने डिवीजन कर करके ये पूरा स्ट्रक्चर बना देना है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, फीमेल गेमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। अगर हम बात करें ना इन फीमेल गेमीटोफाइट की, तो फीमेल गेमीटोफाइट या फिर एम्ब्रियो सैक के पास ही ये स्ट्रक्चर होंगे, एग वगैरह हर चीज़ इनके पास होंगे, फीमेल गेमीटोफाइट और एम्ब्रियो सैक के पास, ठीक है। तो यहाँ पे गेमीटोफाइट बन गई, मतलब कि स्पोरोफिटिक फेज की एंडिंग हो गई है, ठीक है ना। तो इसके पास दरमियान में जो होंगे, इस फीमेल गेमीटोफाइट के पास होंगे हमारे पास पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, ऊपर की तरफ एंटीपोडल सेल्स, 2 सिनर्जेट, दरमियान में एक एग, ठीक है ना। तो इतना ही मैं बताऊंगी, मजीद मैं फीमेल गेमीटोफाइट वाले पोर्शन में इसकी डिटेल डिस्कशन दे दूंगी, और फर्टिलाइजेशन भी हम वहां पे देख लेंगे किस तरह इनके अंदर होती है, ठीक है ना। तो जैसे ही मेगास्पोर बना है तो स्पोरोफिटिक फेज एंडिंग हो गई है। स्पोरोफिटिक
फेज के लास्ट सेल था मेगास्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉइड था, और जैसे ही ये हप्लॉइड मेगास्पोर आया तो हमारे पास स्पोरोफिटिक फेज एंडिंग डिप्लॉइड फेज की एंडिंग हो गई है। ठीक है, अच्छा अभी हमने बात की ओवरी की, अब हम बात करते हैं स्टिग्मा और स्टाइल की। ठीक है, ओवरी की डिटेल डिस्कशन देख ली है। ओवरी क्या है, ओवरी के अंदर मौजूद है मेगास्पोरेंजियम जिसके ऊपर इंटेग्यूमेंट है, इसीलिए हम इसको ओव्यूल का नाम देते हैं। इस ओव्यूल के पास जो है वो डिप्लॉइड सेल्स हैं। ठीक है, न्यूक्लियस और एक मेगास्पोर मदर सेल होगा। मेगास्पोर मदर सेल ने मियोसिस करके मेगास्पोर बना देना है, 4 मेगास्पोर बनते हैं। ठीक है, चारों में से एक फंक्शनल रहता है, 3 डिजेनरेट कर देते हैं, और जो फंक्शनल मेगास्पोर रहता है उसने नेक्स्ट फीमेल गेमेटोफाइट बना दी है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं स्टेमन, जो हमारे पास ओवरी से ऊपर एक स्ट्रक्चर है स्टाइल, एक ट्यूब है स्टाइल, उसकी बात करते हैं, और स्टिग्मा की बात करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्टाइल की। तो स्टाइल बेसिकली क्या है, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है अबव ओवरी। इसका काम क्या होता है कि ये आने वाला जो पोलन ग्रेन है, जो फिर आने वाला मेल न्यूक्लियाई है, ठीक है, पोलन ट्यूब है, उसको ये रास्ता प्रोवाइड करता है, ये आने वाली पोलन ट्यूब को रास्ता प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये स्टाइल प्रोवाइड पैथ फॉर दी मूवमेंट ऑफ द पोलन ट्यूब फ्रॉम स्टिग्मा टू दी ओवरी। ठीक है ना, और स्टिग्मा से ओवरी तक ये पोलन ट्यूब की मूवमेंट करवाएगा। ठीक है, और मेल न्यूक्लियाई को ट्रांसफर करवाने में हेल्प करेगा, क्योंकि उस पोलन ट्यूब ने ही मेल न्यूक्लियाई को ट्रांसफर करना है। ठीक है, और इस पोलन ट्यूब को रास्ता देखना है इस स्टाइल ने। ठीक है, उसके बाद है सेकंड स्टिग्मा। तो स्टिग्मा बेसिकली क्या है, ये सबसे ऊपर वाला पोर्शन है कार्पल का, इट इज द अपर पोर्शन ऑफ द कार्पल, और ये क्या होता है, ये स्टिकी होता है। स्टिकी होने का इसका मकसद क्या है कि जब भी कोई पोलन जो है ग्रेन इसके साथ आके अटैच हो तो वो यहीं पे ही रहे, कहीं इधर उधर जो है वो गिर ना जाए, इसके ऊपर ही स्टिक रहे। स्टिकी होता है इसलिए ताकि पोलन ट्यूब इसके ऊपर आके स्टिक रहे। ठीक है, एक दफा भी ही अटैचमेंट से स्टिक हो जाए और जो पोलन ट्यूब बना ले नेक्स्ट। ठीक है ना, पोलन ग्रेन एक दफा ये अटैच होने से इसकी स्टिग्मा के साथ स्टिक रहे और पोलन ट्यूब बना दे, इसको इधर उधर के कहीं मूव ना कर जाए क्योंकि हवा चल रही होती है बाहर। ठीक है, तो क्लियर, यहाँ तक समझ लग गया आपको स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी की, और स्पोरोफिटिक फेज यहाँ पे कि इसकी एंडिंग हो जाती है। हमने स्टेमन, कार्पल की डिस्कशन की है। ठीक है, सेपल पेटल्स की डिस्कशन की, थैलेमस की और पेडिसल की डिस्कशन की है इस जो है स्पोरोफिटिक फेज में, जो कि ये सारे डिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं गेमेटोफिटिक जनरेशन यानी कि हप्लॉइड जनरेशन की। तो हम गेमेटोफाइट की बात करें तो एक हप्लॉइड जनरेशन होती है। ठीक है ना, तो इसके अंदर मेल और फीमेल गेमेटोफाइट जो है वो हमारे पास मौजूद होगा। सबसे हम पहले बात करते हैं मेल गेमेटोफाइट की। तो मैंने पहले बताया था कि माइक्रोस्पोर्स ने जर्मिनेट करके क्या बनाना है, मेल गेमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर ने मियोसिस करके क्या बना देना है, मेल गेमेटोफाइट। तो मेल गेमेटोफाइट यहाँ पे हम देखते हैं किस तरह का होगा हमारे पास। तो मेल गेमेटोफाइट का अनदर नेम है पोलन ग्रेन। तो हमें पता है ना कि पोलन ग्रेन की ट्रांसफर होती है। ठीक है ना, एक फ्लावर के जो है वो स्टेमन से दूसरे एंथर से, एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के जो है वो कार्पल तक पोलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफर होते हैं। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के केस में क्या होता है कि ओनली जो है मेल गैमेट नहीं मूव करता बल्कि पूरा मेल गेमेटोफाइट ही मूव करता है। ठीक है ना, मेल गेमेटोफाइट की ही ट्रांसफर होती है। नॉर्मल केसेस में जस्ट मेल गैमेट यानी कि स्पर्म मूव करता होता था। ठीक है ना, एंथेरिडिया से आर्चिगोनिया तक, जो कि हमने ब्रायोफाइट और ट्रीडियोफाइट के केस में देखा था। लेकिन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन की मूवमेंट होती है और पोलन ग्रेन एक मेल गेमेटोफाइट है। तो हम कह सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में नॉट ओनली मेल गैमेट मूव बट आल्सो होल मेल गेमेटोफाइट मूव। ठीक है ना, जो हमारे पास पूरा मेल गेमेटोफाइट मूव करता है। ठीक है, पोलन ग्रेन का हम स्ट्रक्चर देखें यहाँ पे, तो ये हमारे पास पोलन ग्रेन है। इसके ऊपर एक ऊपर वाला सेल होता है जिसको हम नाम देते हैं वेजिटेटिव सेल का, और नीचे वाले 2 सेल्स होते हैं। ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं मेल, 2 मेल गैमेट्स। ठीक है, इसकी ऊपर वाली वाल को कहते हैं एग्जाइम,
और अंदर वाली वाल को क्या कहेंगे, इंटाइन। यहाँ पे आयन है, इंटाइन, ठीक है, एक्साइन और इंटाइन। अच्छा, एक्साइन ना एक जगह पे एक्साइन नहीं प्रेजेंट होती है, वहां से एक्साइन एब्सेंट होती है। नो, देयर इज ए पोर्शन वेयर नो एक्साइन इज प्रेजेंट, इस पोर्शन को हम कहते हैं जम्पोर, ठीक है। जो जम पोर है ना, पोलन ट्यूब जो निकलनी है वो इस जम पोर से निकलनी है, और जो वेजिटेटिव सेल होता है ना, इसके अंदर डिवीजन होके पोलन ट्यूब निकलती है, और ये इस जम पोर वाले पोर्शन से निकलती है जहां पे एक्साइन नहीं प्रेजेंट है। तो हाउ पोलन ट्यूब इज फॉर्म, पोलन ट्यूब इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द डिवीजन इन द वेजिटेटिव सेल्स, एंड पोलन ट्यूब एक्सटेंड आउट फ्रॉम द पोर्शन वेयर नो एक्साइन इज प्रेजेंट, दैट पोर्शन इज जम पोर, ठीक है ना। वो पोर्शन जम पोर होता है जहां से पोलन ट्यूब निकलती है। तो पोलन ट्यूब हमने यहाँ पे निकाल ली है। इसकी फीमेल गेमेटोफाइट को देखते हैं हम यहाँ पे कि फीमेल गेमेटोफाइट इनके अंदर किस तरह की होती है। तो फीमेल गेमेटोफाइट का अनदर नेम है एम्ब्रियो सैक। हमें पता है कि मेगास्पोर ने नेक्स्ट जर्मिनेट करके ये फीमेल गेमेटोफाइट बनानी होती है। मेगास्पोर क्या थी, क्या था, हप्लॉइड था, क्योंकि ये मियोसिस से बना था। फीमेल गेमेटोफाइट भी क्या होगी, हप्लॉइड होगी, ठीक है। अच्छा, अब फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक को यहाँ पे हम थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। तो ठीक है, बेसिकली हम इसको यहाँ पे देखते हैं ये किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो इसके ऊपर वाली तरफ ना, इसके ऊपर वाले पोर्शन में क्या होते हैं, 3 होते हैं एंटीपोडल सेल्स, 3 एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। दरमियान वाले पोर्शन में होते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई। ये एम्ब्रियो सैक की मैं बात कर रही हूँ, फीमेल गेमेटोफाइट की। और एट द एंड इनके पास होते हैं 2 सेनर्जिड्स। इन सेनर्जिड्स के दरमियान में क्या प्रेजेंट होगा, एग, ठीक है। यहां तक बात कर ली हमने एम्ब्रियो सैक की। अब होता क्या है, जो हमारे पास एंटीपोडल सेल्स होते हैं यहाँ पे, ये लिपिड रिच होते हैं। इसका मतलब कि ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं इस गेमेटोफाइट को, एग सेल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब होता है, अब दूसरी चीज है कि क्या यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई है। पोलर न्यूक्लियाई का हम काम अभी देखेंगे जब हम फर्टिलाइजेशन देखेंगे। तो पोलर न्यूक्लियाई जो ये एक मेल गैमेट है, इसने इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके ट्राइप्लॉइड एंडोस्पर्म बनाना होता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। तो हम जब वो बनाएंगे तभी मैं उसकी डिटेल बताऊंगी आपको। अच्छा, उसके बाद है सिनर्जिड्स। तो इसके पास एग होता है। सिनर्जिड का काम क्या होता है, एक तो ये गाइडेंस करवाते हैं ओव्यूल के अंदर। किस तरह गाइडेंस करवाते हैं, ये मेल गैमेट यहां से लेते हैं, जो ये पोलन ट्यूब ट्रांसफर करती है मेल गैमेट, वो मेल गैमेट सिनर्जिड्स को दे देती है, और सिनर्जिड्स ने उन मेल गैमेट्स को नेक्स्ट ट्रांसफर करना होता है। एक मेल गैमेट वो एग को दे देती है, और एक मेल गैमेट इस पोलर न्यूक्लियाई को दे देती है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके अलावा जो है ये सिनर्जिड्स और जो है हमारे पास एग सेल, ठीक है, ये दोनों ये मिलके क्या काम कर रहे होते हैं, जिस तरह एक आर्चिगोनिया एक्ट कर रही होती है, इस तरह उस आर्चिगोनिया की तरह एक्ट करके इस एग को प्रोटेक्ट कर रही होती है, ठीक है। तो यहां तक लगी इसकी समझ। अब हम फर्टिलाइजेशन देखते हैं, इनके अंदर फर्टिलाइजेशन किस तरह हो रही है। तो मैं यहीं पे ही फर्टिलाइजेशन डिस्क्राइब कर दूंगी आपको। ये क्या था, स्टिग्मा, ये क्या है, स्टाइल, और ये क्या है, ओवरी, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हम यहीं पे देख लेंगे। अच्छा, हमें पता है कि इसके ऊपर कुछ जो है वो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो हमें पता है इसके ऊपर जो ये हमारे पास मेगास जो है फीमेल गेमेटोफाइट है। तुम्हें पता है कि जो ये फीमेल गेमेटोफाइट है, इसके ऊपर जो मैं लेयर ड्रा कर रही हूँ, ये क्या है, इंटेगुमेंट है।
तो ये इंटेग्यूमेंट जो है हमारे पास थोड़ी सी स्प्रेड करके ना बाहर में थोड़ा सा मोटी कवरिंग बना के इसको कंप्लीट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। लेकिन एक जगह होती है जहाँ से ये इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होती है, उसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं। क्लियर हो गया? क्या है कि जब पोलन ने यहाँ पे आके गिरना है, पोलन ने यहाँ पे आके स्टिग्मा के ऊपर गिरना है, तो यहाँ पे जो इसकी जंप हो रहा है, यहाँ इसमें से इसकी ट्यूब जो है वो पोलन ट्यूब निकलना शुरू हो जानी है। और इस पोलन ट्यूब ने, मैं रेड से कर देती हूँ मार्क, इस पोलन ट्यूब ने यहाँ से ऐसे ऐसे मूव करना है। ये वेजिटेटिव सेल से बना था ना, तो इसके पास पीछे 2 न्यूक्लियाई बच गए हैं। ठीक है, इसने यहाँ से मूव करते करते इस माइक्रोपाइल से इधर आ जाना है। ठीक है, इधर सेनर्जेट्स के पास। ठीक है, एक सेनर्जेट को क्या देना है इसने, एक न्यूक्लियाई और दूसरा न्यूक्लियाई। ठीक है, और ये 2 न्यूक्लियाई इसने इन सेनर्जेट को दे देने हैं। इस सेनर्जेट ने क्या करना है, एक न्यूक्लियाई इस एग को दे देना है और एक न्यूक्लियाई इसको पोलर न्यूक्लियाई को दे देना है। तो पोलर न्यूक्लियाई के पास बेसिकली अब 3 न्यूक्लियस हो गए हैं और एग क्या हो गया है, डिप्लॉइड। ठीक है, मेल गैमेट एक पोलर पे मेल न्यूक्लियस एक एग को मिल गया और एक पोलर न्यूक्लियाई को। तो पोलर न्यूक्लियाई ने फ्यूजन करके इन गैमेट्स की, इन न्यूक्लियाई की क्या करना है, 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट पहले से थी और एक मेल न्यूक्लियाई भी आ गई, तो 3 बन गई। तो इसको हम ट्राइप्लॉइड एंडोस्पर्म का नाम दे देते हैं। और जो एग को मिली है न्यूक्लियाई मेल, वो भी क्या हो गया, एग भी क्या हो गया, मतलब 1n था पहले। ठीक है, उसके बाद एक मेल न्यूक्लियाई बन के डिप्लॉयड हो गया, इसको हम जाइगोट का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 दफ़ा फर्टिलाइजेशन हो रही है, आप देख सकते हैं। एक दफ़ा एंडोस्पर्म बन रही है और एक दफ़ा जाइगोट बन रहा है। ठीक है, तो जो है जाइगोट को ओस्पोर कहा जाता है। जाइगोट को आपकी बुक में वो ओस्पोर कह रहा है, कंफ्यूज नहीं होना। एग को ओस्फियर कहते हैं, एनदर वर्ड जो एग के लिए यूज किया जाता है और जाइगोट के लिए ओस्पोर किया जाता है। ठीक है ना, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। तो 2 दफ़ा फर्टिलाइजेशन होती है, तो हम कह सकते हैं कि एंजियोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। ठीक है ना, डबल फर्टिलाइजेशन करते हैं शो। अच्छा, अब होता क्या है कि जो हमारे पास जाइगोट है ये दोबारा माइटोसिस करके एम्ब्रियो बना देगा। ठीक है, फर्दर इसने अपने सेल्स की इंक्रीज कर लेनी है और जो एंडोस्पर्म है इसने न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन इस एंडोस्पर्म ने प्रोवाइड करनी है, इस ट्राइप्लॉइड एंडोस्पर्म ने प्रोवाइड करनी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो इंटेग्यूमेंट है उसने क्या बना देना है, उसने टेस्टा बना देना है, टेगमेन बना देना है, जो कि पार्ट है सीड कोड के। टेस्टा और टेगमेन इज द पार्ट ऑफ द सीड कोड, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम दिस इंटेग्यूमेंट। ठीक है, इंटेग्यूमेंट ने बना देना है। और ओवरी जो थी, बाहर वाली वाल थी इसकी ओव्यूल की, ओवरी जिसने ओव्यूल को प्रोटेक्ट किया होगा, इस ओवरी ने क्या बना देना है, फ्रूट बना देना है। इसने फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाना है। ठीक है, और सीड जो है ये अब रेस्ट की पीरियड में चला जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर जो है कवरिंग्स आ गई हैं और इसने चले जाना है रेस्ट की पीरियड में। अब आप इसको कभी भी जर्मिनेट करवा के, एक सूटेबल कंडीशन जब आएगी तब जर्मिनेट करवा के इससे छोटा सा पौधा निकाल सकते हैं। ठीक है ना, इसीलिए सीड बहुत ज़्यादा माना जाता है, क्योंकि इसको बहुत अरसे तक स्टोर किया जा सकता है। ठीक है ना, और ये जो छोटा सीडलिंग बनेगा अब इससे वो क्या होगा, वो स्पोरोफिटिक होगा, डिप्लॉयड होगा। क्यों, क्योंकि ये एम्ब्रियो क्या है, डिप्लॉयड है। ठीक है, क्लियर। तो अब इससे क्या होगा, ये सीड के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब जो इससे पौधा बनेगा वो क्या होगा, वो स्पोरोफिटिक होगा, डिप्लॉयड होगा। क्लियर, यहाँ तक लगी है समझ? डबल फर्टिलाइजेशन के कॉन्सेप्ट की भी समझ लगी है और इसकी भी समझ लगी है। ठीक है, क्लियर। बात देखते हैं वो क्लासिफिकेशन थोड़ी सी देखते हैं एंजियोस्पर्म की, कि एंजियोस्पर्म को क्लासिफाई किस तरह किया जाता है। क्लासिफिकेशन क्या है कि 2 कैटेगरीज हैं, एक है मोनोकोटिलेडन्स और दूसरे हैं डाई कोटिलेडन्स। ठीक है,
तो मोनोकोटिलेडन्स वो होते हैं जिनके पास जस्ट एक कोटिलेडन होता है, ठीक है ना। तो ऐसे प्लांट्स को मोनोकोटिलेडनस प्लांट कहते हैं, और जिनके पास 2 कोटिलेडन होते हैं उसको हम डाइकोटिलेडनस प्लांट कहते हैं, ठीक है ना। तो क्लियर। तो होप्स हो कि आपको एंजियोस्पर्मा की डिटेल की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म का कंफ्यूजन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।